देख रहे हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। तो देखिए, ये बुलेटिन खास है खबर को समझने के लिए। इसमें हम आपको दिन भर की चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबर को विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए जल्दी से जान लेते हैं मुख्य खबरें जिस पर होगी हमारी नजर। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे आरएसएस को बदलती डेमोग्राफी की चिंता क्यों हो रही है, इस पर हम लोग बात करेंगे। और फिर समझेंगे सीएम नीतीश को आधी आबादी पर पूरा विश्वास कैसे है, ये भी आपको डिटेल में आगे बताएंगे। और फिर बिहार में शराबबंदी पर सख्ती का मास्टर प्लान जो तैयार किया जा रहा है उसको समझेंगे। और साथ में समझेंगे बिहार में धर्मांतरण के गंदे खेल का खुलासा हुआ है, तो कैसे खुलासा हुआ है और क्या कुछ खबरें धर्मांतरण को लेकर आ रही हैं उस पर हम लोग करेंगे बात। चलिए देखिए, महाराष्ट्र के नागपुर में कथले कुल की बैठक में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने घटती जनसंख्या पर चिंता जताई और कहा कि कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए। आधुनिक जनसंख्या विज्ञान का हवाला देते हुए संघ प्रमुख ने यह कहा है कि फर्टिलिटी रेट में गिरावट समाज के लिए ठीक नहीं है, बल्कि ये समाज के लिए बड़ा खतरा है। मोहन भागवत के इस बयान के पीछे क्या है आखिर तर्क, इस रिपोर्ट में देखिए। हमें 2 या 3 से अधिक बच्चों की आवश्यकता है। फर्टिलिटी रेट में गिरावट समाज के लिए ठीक नहीं है, बल्कि यह समाज के लिए बड़ा खतरा है। अगर जनसंख्या वृद्धि दर 2.1 से नीचे हुई तो यह समाज के लिए संकट का संदेश है। ये बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने जनसंख्या बढ़ोतरी की दर में गिरावट पर चिंता जताते हुए कही है। 2.1च्या खाली जायला लागलो तर तो समाजच नष्ट होतो, पृथ्वीच्या पाठीवर तो राहत नाही। कोणी त्याला मारेल असं नाही, तो काही नसलं संकट तरी तो समाज नष्ट होतो, पुढे चालत नाही। महाराष्ट्र के नागपुर में कत्ले कुल की बैठक में आरएसएस प्रमुख ने कहा है कि जनसंख्या में गिरावट चिंता का विषय है। आधुनिक जनसंख्या विज्ञान कहता है कि जब किसी समाज की जनसंख्या दर 2.1 से नीचे चली जाती है तो ऐसे में कोई परेशानी न होने पर भी वह समाज धरती से लुप्त हो जाता है। इस तरह से कई भाषाएं और समाज नष्ट हो गए। जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट समाज के लिए ठीक नहीं है। 2.1 में 0.1 तो माणूस जन्मत नाही ना कधी, 2 पेक्षा जास्ती पाहिजे, 3 पाहिजे कमीत कमी, असं शास्त्र सांगतं। पण ही संख्या ही याकरता महत्वाची है। मोहन भागवत के इस बयान पर देश भर में बहस तेज हो गई है। बिहार में भी राजनीति गर्मा गई है। एक पक्ष सरसंघ चालक के बयान का समर्थन कर रहा है तो दूसरा धड़ा जनसंख्या बढ़ोतरी को खतरा बता रहा है। 1998 में जो मानक था जनसंख्या का 2.1, तो उसमें कहीं न कहीं ह्रास हुआ है। समाज का संतुलन बना रहना चाहिए, तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए। ये सभी लोग चाहते हैं इस देश में कि तुष्टीकरण का काम नहीं हो। विपक्षी दलों को जिम्मेदार ठहराने वाले लोग आज ध्रुवीकरण की राजनीति और एजेंडे की राजनीति के तहत ऐसी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। संघ प्रमुख का ये बयान ऐसे समय में आया है जब देश में जनसंख्या कानून लाने की मांग उठ रही है। हालांकि देश के कई हिस्सों में बदलती डेमोग्राफी को लेकर एक धड़ा चिंता जाहिर कर रहा है। लिहाजा मोहन भागवत के इस बयान पर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। पटना संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब आइए ये समझते हैं कि मोहन भागवत ने क्या कहा। देखिए, संघ प्रमुख ने नागपुर में कथले कुल की बैठक को संबोधित किया और आरएसएस प्रमुख ने देश की जनसंख्या को लेकर के चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जनसंख्या दर में गिरावट समाज के लिए एक चिंता का विषय है। जनसंख्या विज्ञान कहता है प्रजनन दर 2.1 से नीचे आना सही नहीं है। कोई परेशानी नहीं होने पर भी समाज धरती से लुप्त हो जाता है। तो मोहन भागवत ने कहा है कि इसी तरीके से कई भाषाएं और समाज नष्ट हो गए हैं। देश की जनसंख्या नीति 1998 या फिर 2002 में तय की गई थी, तो उसमें कहा गया कि जनसंख्या 2.1 से कम नहीं होनी चाहिए। मोहन भागवत बोले कि 2 या 3 से अधिक बच्चे पैदा करने की आवश्यकता है। समाज को जीवित रखने के लिए यह संख्या महत्वपूर्ण है। अब ये समझते हैं कि मोहन भागवत का ये बयान अहम क्यों हो जाता है। तो देखिए, भारत में जनसंख्या प्रजनन दर में लगातार गिरावट हो रही है। ऐसे में मोहन भागवत का बयान काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मोहन भागवत घटती प्रजनन दर को लेकर के चिंता जता रहे हैं। बता दें आपको, आजादी के बाद 1950 में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 6.2 थी। अब भारत में जनसंख्या वृद्धि दर घटकर 2.2 पर पहुंच गई है
और एक रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक भारत में जनसंख्या वृद्धि दर 1.3 रह जाएगी। तो जनसंख्याविद ये मानते हैं कि 2030 के बाद भारत में युवा कम होते जाएंगे और इस सदी के अंत तक भारत की आबादी गिरकर 1 अरब 10 करोड़ रह जाएगी। अब आइए ये समझते हैं कि आरएसएस को बदलते हुए डेमोग्राफी की चिंता क्यों है। तो देखिए, भारत में बदलती डेमोग्राफी को लेकर के आरएसएस काफी चिंतित है। कई मौकों पर आरएसएस ने डेमोग्राफी को लेकर के चिंता जाहिर की है। आरएसएस ने अपने हिंदी मुखपत्र पांचजन्य में विस्तार से चर्चा की है और आरएसएस का यह कहना है कि भारत देश में हिंदू अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं। यूपी, असम, बंगाल, बिहार, केरल, पंजाब में हिंदू अल्पसंख्यक हो रहे हैं। आरएसएस ने पांचजन्य पत्रिका में कुछ जिलों के उदाहरण का भी हवाला दिया और आर्टिकल के मुताबिक हिंदू कथित रूप से धार्मिक अल्पसंख्यक बन रहे हैं। असम के 9 जिले में डेमोग्राफी जो है वो बदली है, हिंदू अल्पसंख्यक हुए। असम में 4 दशक में मुस्लिम आबादी 10% बढ़ करके 34.22% हुई, जबकि हिंदू आबादी 11% घट गई और 11% घट करके 61.46% रह गई है। तो पांचजन्य ने लिखा है कि पश्चिम बंगाल के 8 जिले में हिंदू आबादी 3% तक कम हुई है। आरएसएस के मुताबिक जम्मू में हिंदुओं की संख्या घटी है और ये जो संख्या है वो घटकर 28.44% रह गई है। अब इसे लेकर के भी जो मोहन भागवत हैं उन्होंने चिंता जाहिर की है और आरएसएस का दावा है कि बिहार, केरल, पंजाब और यूपी में डेमोग्राफी बदली है। तो पिछले साल 2023 में ये बात आरएसएस के मुखपत्र पांचजन्य के कवर स्टोरी में लिखी गई थी। तो आरएसएस ये मानता है कि देश में एक समान जनसांख्यिकी योजना न होना खतरा है। तो देश पर आबादी के असंतुलन का खतरा मंडरा रहा है। तो बदलती हुई डेमोग्राफी भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरे का संकेत है और आरएसएस इस बात को लेकर के काफी समय से बोलता आ रहा है। आरएसएस का यह भी कहना है कि भारत में हिंदू समाज के लोग कम संतान पैदा कर रहे हैं, तो इसीलिए डेमोग्राफी चेंज जो है इसको लेकर के बात करता हुआ आ रहा है आरएसएस। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2025 की विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर चुके हैं और 15 दिसंबर से महिला संवाद यात्रा करेंगे। उनका उद्देश्य महिलाओं को अपने पक्ष में लाना है। वहीं नीतीश की नई यात्रा से पहले विपक्ष के नेता तंज कसना शुरू कर चुके हैं। तो क्या कहना है राजनेताओं का और क्यों हो रही है सियासत, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार में 2025 का एजेंडा सेट करने और सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला तय करने के लिए सीएम नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं। माना जा रहा है कि यात्रा के बाद चुनावी साल में नीतीश महिलाओं के लिए कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। नीतीश की इस यात्रा पर सियासत तेज है। आरजेडी इस यात्रा को फिजूल खर्ची बता रही है, तो एनडीए ने यात्रा का स्वागत किया है। विपक्ष को मुख्यमंत्री के जनता के पास जाना फिजूल खर्ची है, तो हेलीकॉप्टर पर बर्थडे मनाना ये क्या है? माननीय मुख्यमंत्री जी यात्रा करके अपनी योजनाओं की सफलता के बारे में, क्योंकि आरजेडी वाले अपनी जंगल राज की विफलता को तो बता नहीं सकते हैं, तो सरकार अपनी सफल योजनाओं के बारे में जनता के लिए किए गए कार्यों को अगर जनता को बता रहे हैं, सही जानकारी दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब जब यात्रा पर जाते हैं उसके अच्छे और सुखद परिणाम सामने आए हैं। सीएम नीतीश की महिला संवाद यात्रा पर सियासत तेज है। एनडीए नेताओं का दावा है कि महिलाएं सशक्त हुई हैं, तो आरजेडी और कांग्रेस सीएम की यात्रा पर सवाल उठा रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं। जनता की गाढ़ी कमाई लुटाई जा रही है। इस सरकार की ये अंतिम यात्रा ही साबित होगी। महिला संवाद के नाम पे कैबिनेट द्वारा 225 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है, यानी कि हर जिले में 6 से 7 करोड़ रुपया महिला संवाद पे खर्चा होगा। नीतीश कुमार ने आधी आबादी के लिए बहुत कुछ किया है। पंचायत में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है। नगर निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण मिला। सरकारी सेवाओं में महिलाओं को 35% आरक्षण है। महिला सशक्तिकरण के लिए जीविका दीदी और स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा दिया जा रहा है। महिलाओं की अपील पर बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। महिलाओं में नीतीश कुमार बेहद लोकप्रिय हैं। यही वजह है कि नीतीश की इस यात्रा से विपक्ष में बौखलाहट दिख रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार,
लखीसराय से राकेश कुमार और भागलपुर से विकास कुमार की रिपोर्ट। अब आइए ये समझते हैं कि सीएम नीतीश को आधी आबादी पर पूरा विश्वास क्यों है। तो देखिए, बिहार में आजकल सियासी यात्राओं का खासा जोर है। सीएम नीतीश भी महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं। तो 15 दिसंबर से सीएम नीतीश की यात्रा की शुरुआत होगी और यात्रा के दौरान सीएम महिलाओं से बातचीत करेंगे। तो सीएम नीतीश महिलाओं की समस्याओं से रूबरू होंगे और माना यह जा रहा है कि यात्रा के बाद बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं मुख्यमंत्री। और अगले साल देखिए 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है। तो सीएम चुनावी साल में महिलाओं के लिए कोई बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं। सीएम नीतीश की यात्रा पर बिहार में अब सियासत तेज हो गई है। आरजेडी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा को फिजूल खर्ची बता रहा है। आरजेडी के साथ साथ दूसरे विपक्षी दल भी सीएम नीतीश की यात्रा पर तंज कस रहे हैं, जबकि एनडीए के नेता ये मान रहे हैं कि सीएम नीतीश के राज में महिलाएं सशक्त हुई हैं। देखिए, हाल के दिनों में हुए चुनाव में महिलाओं के लिए चल रही योजनाओं को जीत की गारंटी माना जाने लगा है। अब कयासबाजी लगाई जा रही है कि क्या यात्रा के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी कोई योजना शुरू करने जा रहे हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि वो कौन कौन सी और किस किस राज्य की योजनाएं हैं जो कि गेम चेंजर साबित हुई है। तो देखिए, महिलाओं के लिए किस राज्य में कौन सी योजना बनी है, आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। देखिए, झारखंड में मैया सम्मान योजना की शुरुआत हुई। पश्चिम बंगाल की अगर बात कर लें तो यहाँ पर लक्ष्मी भंडार योजना की शुरुआत की गई। और वहीं मध्य प्रदेश की बात कर लें तो यहाँ पर लाडली बहना योजना की शुरुआत हुई। और इसके अलावा अगर महाराष्ट्र की बात कर लें तो यहाँ पर लाडकी बहन सम्मान योजना की शुरुआत हुई। और अगर कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत हुई। देखिए, हालांकि नीतीश कुमार पहले भी महिलाओं के कई योजनाएं चला चुके हैं। तो आइए उन योजनाओं को जानते हैं। मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना इन्होंने चलाया है। मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना नीतीश कुमार ने चलाया है। बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना इन्होंने चलाया है। तो इस तरीके के कई योजनाएं जो है नीतीश कुमार पहले भी चला चुके हैं। और देखिए, शिशु आरोग्य एक्सप्रेस योजना भी इन्होंने चलाया है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना भी नीतीश कुमार ने चलाई है। और लक्ष्मीबाई पेंशन योजना भी नीतीश कुमार लेकर आए। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना भी लेकर आए। मुस्लिम प्रत्येकता महिलाओं को स्वरोजगार के लिए अनुदान, स्वयं सहायता समूह, जीविका दीदी, ऐसे कई योजनाएं नीतीश कुमार लेकर के आए और इसीलिए उनको आधी आबादी पर पूरा विश्वास है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे और बात करेंगे बिहार में शराब माफियाओं की। तो देखिए, बिहार में शराब माफिया की शामत आने वाली है। नए साल के जश्न में शराब पार्टी पर रोक लगाने के लिए नीतीश सरकार ने मास्टर प्लान तैयार किया है। दूसरे राज्यों से बिहार में हो रही शराब की तस्करी को रोकने के लिए नीतीश सरकार बॉर्डर को सील करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो क्या है सरकार का मास्टर प्लान, इस रिपोर्ट में देखिए। गाड़ी में शराब, जमीन में शराब, घर में शराब, शराबबंदी वाले बिहार में शराब ही शराब। शराबबंदी कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाने वाली ये तस्वीरें पटना, सीवान, मोतिहारी, गोपालगंज और नवादा से सामने आई हैं। बिहार के अलग अलग जिलों से सामने आई ये तस्वीरें काफी हैरान करने वाली हैं। सीवान में ट्रक के तहखाने में भरकर शराब लाई जा रही थी तो नवादा में कमरे में छिपाकर बेची जा रही थी। जहां बाहर से शराब नहीं पहुंच रही है वहां घर में बनाकर बेची जा रही है। मोतिहारी में जमीन के अंदर से निकल रही शराब की ये तस्वीरें इस बात का जीता जागता सबूत है। बिहार पुलिस के लिए सिरदर्द बन बैठे शराब माफिया और तस्करों के लिए सरकार कमर कस चुकी है। शराबबंदी को सफल बनाने और तस्करी पर रोक लगाने के लिए नीतीश सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। नेपाल से सटे जिलों और पड़ोसी राज्य की सीमाओं को सील कर शराब तस्करी रोकने का मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बिहार के मद्य निषेध मंत्री ने इसका खुलासा किया। जो प्रतिबंध है शराब लाने का, जो उधर से रास्ता मिल जाता है उस रास्ता को बंद किया जाए और खास करके जो भी तस्कर है उस पर मेरा कड़ी निगरानी है। जो भी पकड़े जाएंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। बिहार सरकार की प्लानिंग है कि नए साल का जश्न शराब पार्टी के बिना होगा। चूंकि न्यू ईयर पार्टी को लेकर शराब तस्कर ज्यादा सक्रिय रहते हैं, लिहाजा पुलिस भी पहले से अलर्ट रहेगी। अब ना तो बिहार में शराब तस्कर बचेंगे और ना ही बाहर से बिहार में शराब की तस्करी होगी।
सरकार का दावा है कि शराब की तस्करी में पहले से कमी आई है। अब और भी ज्यादा सख्ती के साथ सरकार पेश आएगी। इससे पहले हम सावधान हो जाएंगे। नया साल आने से भी दिसंबर बाकी है ना, उससे पहले हम अपने सभी चेक पोस्ट को जो भी तस्कर होंगे या तो उधरे लौटेंगे और जो आएंगे वो पकड़े जाएंगे। शराब माफिया के साथ साठगांठ रखने और तस्करों की मदद करने वाले पुलिसकर्मियों को भी बख्शा नहीं जाएगा। विभाग पुलिस वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई के मूड में है। हालांकि ये तो भविष्य ही तय कर पाएगा कि नीतीश सरकार का ये मास्टर प्लान जमीन पर कितना सफल होता है या फिर विफल। पटना संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब आइए ये समझते हैं कि बिहार में शराबबंदी पर सख्ती की मास्टर प्लानिंग क्या है। देखिए, शराबबंदी के बावजूद बिहार में धड़ल्ले से शराब की तस्करी हो रही है। दूसरे राज्यों और नेपाल से बिहार में शराब की तस्करी की जाती है। शराब तस्करी रोकने के लिए बॉर्डर सील करने की मास्टर प्लानिंग चल रही है। अब देखिए, बिहार के मुख्य सचिव पड़ोसी राज्यों के मुख्य सचिव से बात करेंगे, नेपाल की सरकार से भी बिहार सरकार के अधिकारी बात करेंगे और बिहार में शराब तस्करी रोकने के लिए सीमा सील करने का उपाय सुझाव मिलेंगे। तो नए साल के जश्न में शराब पार्टी रोकने के लिए सरकार जो है वो सख्ती से पेश आएगी। दूसरे राज्यों के शराब माफिया पर भी पैनी नजर रखने का निर्देश दिया गया है। अब देखिए, बिहार में अवैध शराब निर्माण पर नकेल कसने का निर्देश भी जारी किया गया है। ऐसे में मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा ने यह कहा है कि पकड़े जाने पर, शराब की तस्करी करने पर अगर पकड़े जाते हैं तो सरकार जो है सख्त कार्रवाई करेगी, एक्शन ले सकती है। अब बिहार में शराबबंदी की सफलता को समझते हैं कि आखिर ये तस्करी हो कैसे पाती है। देखिए, बिहार में अप्रैल 2016 से पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन 1 अप्रैल 2016 से 31 अगस्त 2024 तक के आंकड़े जारी किए गए और ऐसे में शराबबंदी कानून से जुड़े हुए कुल 8,43,907 मामले दर्ज किए गए। मद्य निषेध विभाग में अब तक 3,70,814 मामले दर्ज हुए, जबकि पुलिस विभाग में शराबबंदी के 4,73,093 मामले दर्ज हुए और 8 साल में 12,79,387 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यानी कि हर घंटे औसतन 18 लोग शराबबंदी कानून के तहत गिरफ्तार हुए। पुलिस विभाग ने, अब आपको बताते चलें कि देखिए, शराबबंदी कानून के तहत 5,20,000 दोषियों को सजा भी हो चुकी है। तो इसी तरीके से आपको बता दें कि शराबबंदी को ये शराबबंदी कानून है वो लागू रहेगा और शराब तस्कर पर एक्शन लेने की तैयारी चल रही है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। देखिए, बिहार में इन दिनों धर्मांतरण का मामला काफी ज्यादा गहराता जा रहा है। बक्सर में ईसाई पादरियों के हिंदू महिलाओं और पुरुषों को गंगा में डुबकी लगवाकर बपतिस्मा करने का मामला सामने आने के बाद से हंगामा मचा हुआ है। खबर ये मिली कि एजेंट्स के माध्यम से हिंदुओं को ईसाई बनाया जा रहा है। धर्मांतरण मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं और अब तो बात धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाने की मांग तक पहुंच चुकी है। बिहार में धर्मांतरण का गंदा खेल चल रहा है। बक्सर में पिछले दिनों हुए ईसाई मिशनरीज की ओर से धर्मांतरण के खेल में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। बक्सर में हुए धर्मांतरण के खेल में तमिलनाडु के होप इंडिया वेलफेयर ट्रस्ट का नाम भी सामने आया। एक आरोपी राज मसीह के नाम का भी खुलासा हुआ। इसके बाद धर्मांतरण पर बिहार में सियासत गर्म है। बीजेपी ने धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाने की मांग की है। निश्चित रूप से इस पे कानून आना चाहिए ताकि इस चीज से रोक लग सके। तो ये रुकना चाहिए। देश में इस तरह की जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उस पर कड़ा विरोध हम करते हैं और पूरे भारत में इस पर एक निर्णय लेकर सख्ती दिखानी होगी। बिहार में धर्मांतरण के खिलाफ कड़े कानून की मांग पर सियासत शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष जहां धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून को सही ठहरा रहा है, तो विपक्ष का कहना है कि नया कानून लाकर क्या होगा। कानून बना हुआ है, कानून का पालन कराना सरकार का काम है। ये सरकार जितने कानून बने हुए हैं किसका पालन करा पा रही है? सरकार ने तो शराबबंदी कानून भी बनाया, क्या हाल कर दिया। देश जो चलता है ना, वो देश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से चलता है। तो हमारे उसी भारत के संविधान में देश के प्रत्येक नागरिक को यह उसका मौलिक अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता और वैचारिक स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। भाजपा के लोग गुड़ खाते हैं और गुलगुल्ले का परहेज करते हैं। दरअसल 2022 में ही नीतीश कुमार के सामने ये मुद्दा उछला था। नीतीश कुमार जी से ये डिमांड किया गया कि बिहार में धर्मांतरण कानून आना चाहिए,
लेकिन क्या हुआ, नीतीश कुमार जी ने तब कहा कि बिहार में धर्मांतरण कानून की जरूरत नहीं है। बिहार में धर्मांतरण का खेल कई जिलों में जारी है। धर्मांतरण का खेल दरअसल दूर दराज के इलाकों में हो रहा है। ऐसे में बीजेपी ने धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाने की मांग पर सियासत गरमा दी है। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार और सहरसा से कुमार अभिनव सिंह की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18।